नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में। ये सासाराम है, ये शेरशाह सूरी की धरती है, ये बाबू जगजीवन राम की कर्मभूमि है। ये उसी शेरशाह सूरी की धरती है जिसने पूरे भारत को बताया, पूरी दुनिया को बताया कि राजतंत्र में भी राज कैसे किया जाता है। उसने बताया कि जनता के लिए काम कैसे किया जाता है। शेरशाह सूरी ने जिस तरीके की शासन व्यवस्था, शासन पद्धति लागू की सासाराम की धरती से, उसे बाद में मुगलों ने, अंग्रेजों ने अपनाया। अफसोस की बात यह कि जब देश आजाद हुआ तो तब जो हुक्मरान सत्ता में आए वो इसको भूल गए कि शेरशाह सूरी ने कैसे शासन को चलाया था। ये बाबू जगजीवन राम की धरती है जो यहां से जीत कर गए तो पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र के मंत्री बने, देश के उप प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि सियासत कहीं अगर सिसकी लेती नजर आती है तो हमें याद आता है कि वो सासाराम है। आज की स्थिति यह है कि जहां यह लगता है कि विकास का सियासत से कोई वास्ता नहीं है, तो लगता है कि वो सासाराम है। ये वही सासाराम है जहां समस्याओं का अंबार खड़ा पड़ा है। देखिए, इस धरती से क्या प्यार था शेरशाह सूरी को कि उसने अपने जीते जी यहां अपना मकबरा बनवाना शुरू कर दिया था। आज वो विरासत मौजूदा दौर की सियासत में हाशिए पर चली गई है। यहां के लोग बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की समस्या, तमाम जो परेशानी आप जान सकते हैं, मान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों से जूझते हैं। और जब वोट का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है, तो नेता क्षेत्र में आते हैं, जनता के सामने आते हैं, फिर से उन्हीं वादों को चाशनी में लपेट कर जनता के सामने लॉलीपॉप बनाकर पेश करते हैं, वोट लेते हैं, दोबारा घूम कर नहीं आते। इसी सासाराम की धरती पर जनता का दुख दर्द क्या है, जनता की पीड़ा क्या है, धान का कटोरा कहे जाने वाला यह क्षेत्र आखिर किस हालात से जूझ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हम सासाराम से मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सासाराम से हमारा सीधा प्रसारण, हमारे कार्यक्रम चुनावी चौसर का सीधा प्रसारण। हमारे साथ नेता है, हमारे साथ जनता है। हम सीधे जानेंगे नेताओं और जनता से कि आखिर मूल बातें क्या है, मूल समस्याएं क्या है, बेसिक एजेंडा क्या है, जिसको कि चुनाव में आगे आना चाहिए लेकिन फिलहाल दब गई है। सबसे पहले हम परिचय करा दें। हमारे साथ ललन पासवान जी हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के। हमारे साथ राजेश्वर राज जी हैं, विधायक हैं, पहले जेडीयू से चुने गए थे, अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हमारे साथ नागेंद्र चंद्रवंशी जी हैं, जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ संतोष मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दरअसल देखिए, सियासत कैसे बदलती है। पिछले चुनाव को देखें, 7 सीटें हैं इस जिले में, रोहतास जिला ये कहा जाता है इसको, सासाराम इसका मुख्यालय है। 7 में से 4 पर जेडीयू ने जीत हासिल की थी, 2 बीजेपी के जिम्मे गया था और 1 पर निर्दलीय का कब्जा था। सियासत ने जब करवट ली तो 4 सीट जीतने वाली जेडीयू ने 4 सीट यहां छोड़ दिया आरजेडी के लिए। बीजेपी ने 3 सीटें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए छोड़ दी। ये सियासत ने करवट ली है और ये मौजूदा परिस्थिति है। इसी परिस्थिति में हम आपके सामने खड़े हैं और हम सबसे पहले नेताओं से जानना चाहेंगे कि उनका एजेंडा क्या है। नागेंद्र चंद्रवंशी, आपका एजेंडा क्या है, किस एजेंडे पर जनता के बीच जा रहे हैं? आप तो कहीं कहीं ये प्रतीत होता है हमें कि चुनाव शुरू होने से पहले ये मान चुके हैं कि आपकी शक्ति कमजोर हो गई, लिहाजा 4 सीट आप जीते थे, उसमें से 4 अभी 4 सीट आरजेडी के लिए छोड़ दी। शक्ति कमजोर नहीं हुई है हम लोगों की, बल्कि किसी मित्र के साथ जो वादा किया जाता है उस वादा को निभाया जाता है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उसी वादे को, जो बिहार के जनता से 10 साल पहले 2005 में जो वादा किया था कि हमें एक बार मौका दीजिए, प्रमोद जी हमें एक बार मौका दीजिए, हम आपके एक-एक वादों को पूरा करेंगे, आपके सारे सुविधा को हम उपलब्ध कराएंगे। आज हमारे आपको सुविधा देते, जनता को सुविधा देते। बिहार में जो विकास हुआ है वो बिहार के लोग ही नहीं,
देश के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है और बिहार के लोग आगे बढ़ रहे हैं और बिहार के लोग जो अपना अमन चैन सुकून महसूस कर रहे हैं, ये बिहार नीतीश कुमार के चलते, नीतीश कुमार जी का देन है। वो विकास पर अपना विकास एजेंडा है हमारे नेता का, और विकास पे हम काम कर रहे हैं। हम बोलेंगे तो आपको परेशानी होगी। बोलिए, परेशानी क्यों होगी? हम बोलेंगे लेकिन आप पहले अपनी बात रख लीजिए। तो वही मेरा आपका एजेंडा विकास है। हम शुरू से हमारे नेता नीतीश कुमार ने विकास को अपना एजेंडा बनाया और विकास के रास्ते इस बिहार को आगे बढ़ाया। सिर्फ बिहार को विकास के रास्ते आगे नहीं बढ़ा, जो बिहार का जो सम्मान अन्य प्रदेशों में घटा था उस सम्मान को वापस लाया। बिहारी का अपमान नहीं बल्कि सम्मान महसूस करते हैं अन्य प्रदेश के लोग भी अब सम्मान देते हैं। चलिए, आपका कहना है कि बिहार का सम्मान बढ़ाया, बिहार का विकास किया, इसलिए रोहतास में भी हमको वोट मिलना चाहिए, सासाराम में भी हमको वोट मिलना चाहिए। राजेश्वर राज, हम केवल आपके विधानसभा क्षेत्र काराकाट की बात आपसे नहीं करेंगे, हम जिले की बात करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आप मुख्य धारा की पार्टी हैं, आपका एजेंडा क्या है सासाराम के लिए, रोहतास के लिए? देखिए, आज सिर्फ सासाराम की बात नहीं है, बात आज पूरे बिहार की है जी, और पूरे दुनिया और देश की निगाह बिहार की तरफ है जी। एजेंडा साफ है, जिसकी चर्चा हमारे साथी लगन चंद्रवंशी जी कर रहे थे कि बिहारी का हलाना अपमान का विषय था। नेता ने कहा था कि हम गर्व का विषय बनाएंगे, बिहार का सम्मान बढ़ाया है। ये तो कह रहे हैं हम बना दिया है। वही मैं पूछना चाहता हूं ना, आखिर बिहारी का हलाना अपमान का विषय क्यों हुआ था? बिहारी का हलाना अपमान का विषय क्यों था, किसके चलते था, और आज किसके शरण में गए हैं? जो बिहार की दुर्दशा थी, साथियों एक मिनट, पूरी दुनिया देख रही है कि जो बिहार की दुर्दशा थी, नहीं मैं कल भी एनडीए में था और आज भी एनडीए में हूं, मैं कल भी एनडीए का उम्मीदवार था और आज भी एनडीए में हूं। राजेश्वर राज जी, जनता के सवालों का जवाब नहीं, अभी हम वो दौर आएगा। प्रबोध जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। मैं उन्हीं नीति और सिद्धांतों पे हूं जिन नीतियों और सिद्धांतों को लेकर मैं चला था 20 साल पहले। बिहार में न्याय के साथ विकास के लिए, बिहार में अमन चैन के लिए और बिहार में सुशासन की राज स्थापित करने के लिए जनता ने एनडीए को वोट देकर सरकार बनाया था, नहीं कि सिर्फ नीतीश कुमार जी का चेहरा था। भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से साथ में थी, और जिस दिन नीतीश कुमार जी ने बिहार की गरिमा को घुसने का काम किया, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का थाली छीनने का काम किया, बिहार की गरिमा गिरी थी। और आज भी मेरा एजेंडा साफ है, आज भी मेरा एजेंडा साफ है कि जो अहंकारी है, जो तनाशाही है और भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त जो बिहार है, उसे बिहार को बचाना है, और बिहार को जो पुनः जंगल राज की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है, उस बिहार को रोकना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। और बिहार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो हमारा हिंदुस्तान एक बार फिर, प्रबोध जी नहीं, राजेश्वर नहीं प्रबोध जी, एक बार हिंदुस्तान जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। यह क्या गर्व? अरे राजेश्वर जी, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, भी उसके आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, आगे बढ़े, यही हमारा एजेंडा। हम देखिए, हम नेताओं की बात सुन रहे हैं, हम नेताओं की बात सुन रहे हैं, जनता के पास भी आएंगे, उबाल में आने की जरूरत नहीं है, हम जनता के पास भी आएंगे। नेताओं की बात तो सुन लीजिए। संतोष मिश्रा, मीरा कुमार यहां से सांसद हुआ करती थी, आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, एक सीट आप इस जिले में लड़ रहे हैं, एजेंडा क्या है आपका? जहां तक प्रबोध जी, मीरा कुमार ने इस संसदीय क्षेत्र का 10 साल प्रतिनिधित्व किया, 2004 से। अरे हम इतिहास नहीं पूछ रहे हैं, मैंने इतिहास की बात नहीं करना है। मीरा कुमार ने जो इस क्षेत्र को दिया है, तो अपने 10 साल के सांसद उसमें संसदीय क्षेत्र, जनता ने उसको नकार दिया, तब तो हार गई वो। नहीं, ये बात आप नहीं कह सकते हैं। चुनाव अगर लड़ता है व्यक्ति तो किसी की हार और किसी की जीत होती है। जनता जिसको स्वीकारती है वो जीतता है। नहीं, तो जनता अगर उनको स्वीकारी तो उनके पुत्र को, अपने पुत्र को वो उसी क्षेत्र से चुनाव लड़वा रहे हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के सांसद रहे हैं, जिस क्षेत्र से सांसद है वो मीरा कुमार को हराने के बाद
अब बीजेपी से अरे आप क्या एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? एजेंडा हमारा जिस प्रकार से हम महागठबंधन में हैं, राजद, जदयू और कांग्रेस तीनों का महागठबंधन का एजेंडा है विकास और सुशासन, और उसी एजेंडे के तहत लालू जी नहीं बोलते, लालू जी बोलते हमारा जातीय एजेंडा। नहीं, लालू जी ने ये आपका कभी एजेंडा नहीं जाति कहा। है? हमारा एजेंडा जाति नहीं है। कांग्रेस और महागठबंधन का एजेंडा कभी जाति नहीं रहा। कांग्रेस ने शुरू से कहा कि जात पर न पात पर वोट डालो, हाथ पर। कांग्रेस जात पात चलिए, और ये आपका एजेंडा हमने सुन लिया। ललन पासवान जी, यार आप फाइनली लड़ रहे चेनारी से, ये संतोष हो रहा है हमको देखकर। इतना आपको रुलाया आपकी पार्टी को बीजेपी ने सीट देने के लिए। ये उपेंद्र कुशवाहा का ये क्षेत्र पड़ता है इस जिले में, क्या एजेंडा ये बता दीजिए लोगों को। मुझे रुलाने की बात होती तो हमें 3 सीट इस रोहतास जिला में मिला है, तो रुलाने की कहाँ बात है। चेनारी है, बगल में करहगर है, बगल में हम लड़ रहे हैं डिहरी। आप कह रहे हैं रुलाने की बात है। रुलाने की बात आपके नजरिया से हो सकता है, जनता के नजरिए से यही बात आ रही सामने। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें जो मेरी जो ताकत थी, हमको 3 मिला था, 3 के 3 जीते थे, 23 मिला है, 23 जीतेंगे, ये हम जानते हैं। एजेंडा क्या है? एजेंडा बता दीजिए। देखिए, हमारा एजेंडा देश का एजेंडा, नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है, वही बिहार के विकास के नौजवानों का एजेंडा है, निर्माण का एजेंडा है। अरे यार हमको समझ में नहीं आती बात। ललन पासवान जी, ललन जी, हमको ये समझ में बात नहीं आती है। हम ये बता रहे हैं, हमको ये बात समझ में ललन पासवान, हमको ये बात समझ में नहीं आती है। आज नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि अब पंचायत का भी चुनाव होगा, मुखिया का, तो वहां भी आप लोग नरेंद्र मोदी का एजेंडा लागू कीजिएगा। यार ये बिहार का चुनाव है, यहाँ की बात करिए ना। देखिए, मैं मानता हूं विकास होता नहीं, विकास किया जाता है। विकास होता नहीं, विकास किया जाता है। ये तो हम भी मानते हैं। और देश में आजादी के बाद जिस शेरशाह की मिट्टी पर आप आए हैं और जिस शेरशाह के इतिहास का आपने वर्णन किया, उस शेरशाह के वर्णन के अनुसार से 40 साल कांग्रेस को रहा है, 15 साल माननीय लालू प्रसाद यादव का रहा है, 10 साल माननीय नीतीश कुमार का रहा है। मैं भी उसमें एमएलए था और मैं भी एमएलए था, नीतीश कुमार जी के दल का एमएलए था। जो मैं कहा था कि नीतीश कुमार जी जनतंत्र को कमजोर करिएगा, एमएलए को चपरासी बनाइएगा, जनतंत्र टूट जाएगा, जनतंत्र की हत्या होगी, मैं पहले बोला था। और पूरा बिहार, अरे आप अपनी बात मैं बता रहा हूं, उसी दिन बिहार का एमएलए और मंत्रियों की स्थिति चपरासी हो गई। उसी दिन विकास का भेंट चढ़ गया था, वहां विकास खत्म हो गया था। और विकास, मेरी बात सुनिए, और आज जो विकास की बात है बिहार में, हमारा विकास का एजेंडा, मैं उस समय था तो एजेंडा था, दुर्गावती एजेंडा था, पानी और पढ़ाई एजेंडा था, और मैं लड़ रहा था उस समय। मैं यहाँ ही नहीं लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा। सुप्रीम कोर्ट दस्तावेज है। और ये मीरा कुमार जी की बात कर रहे हैं, संसद की बात। अरे ललन पासवान, नहीं सुनिए, आप बात को दूसरी ओर ले जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। विकास रोहतास जिला में, मैंने कहा शेरशाह के बाद इस रोहतास में विकास की कोई लकीर नहीं खींची गई। अभी तक यहाँ कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने रोहतास में विकास नहीं किया, विकास किया नालंदा में, विकास किया मेडिकल कॉलेज नालंदा में, विकास किया कारखाना नालंदा में। एक कॉलेज का नाम बताइए, एक कॉलेज मेडिकल कॉलेज का। ये ललन पासवान नहीं, ललन जी, आप ये बताइए हमको, दारू का विकास हुआ, ललन जी, दारू का विकास हुआ। ऐसे चोट नहीं, ये नहीं, अरे विकास नहीं ललन जी, 5 साल आप नीतीश कुमार के विधायक रहे। नहीं, मैं 3 साल विधायक रहा। आप उसी पार्टी के विधायक रहे। मैं 3 साल विधायक। आप उसके बाद आरजेडी में गए, आपको वहाँ भी विकास नजर आया। आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ विकास नजर आया। मैं वहाँ भी विकास की चर्चा कर रहा था। मैं वहाँ भी विकास का और विकास लोगों को मैं पसंद करता हूँ। सदन में मेरी डिमांड चलती थी, हमारे पास रोहतास नहीं,
ललन, हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, हम बोलेंगे तो फिर आपको परेशानी ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल मैं तो कहा कि विकास, सासाराम का विकास आजादी के 67 वर्षों में कोई एक ऐसी विकास का सोन उच्च स्तरीय नहर छोड़ाकर, सोन उच्च स्तरीय जगजीवन बाबू का छोड़ाकर एक विकास का बात बता दीजिए। यूनिवर्सिटी से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर यहाँ पानी पढ़ाई से लेकर तो जो कहिएगा होगा। एक काम विकास का बताइए, एक विकास का बात बताइए। देखिए, अलग अलग परिभाषाएं हैं और कसूरवार एक नहीं है। बाबू जगजीवन राम ने जिस दुर्गावती परियोजना का शिलान्यास किया था उसको पूरा होने में 4 दशक लग गए। उद्घाटन हुआ लेकिन उसका पानी रोहतास में नहीं पहुंचता है, अभी तक नहीं पहुंचता है। ललन पासवान आपको बता दें, आप लोग सब लोग हैं, कसूरवार कोई एक नहीं है। राजेश्वर राज भी उसमें शामिल रहे, आपके साथ ललन जी भी शामिल रहे हैं, संतोष मिश्रा तो खैर मीरा कुमार जी के प्रतिनिधि रहे हैं और उनके लोग रहे हैं। कसूरवार एक नहीं है। समस्या धान का कटोरा इसको कहा जाता है, लेकिन किसानों ने धान यहाँ पर 700 और 800 रुपए क्विंटल बेचा इसी बार, ज्यादा दिनों की बात नहीं है। शशि हमारे संवाददाता जनता के बीच में है। शशि चाहेंगे आप जनता से सीधा सवाल ले और ताकि हम नेताओं से सीधा जवाब ले सके, जान सके कि असली मुद्दा क्या है, कौन सा मुद्दा है जिसको ये लोग छिपा कर रखे हैं और जनता के जुबान पर वो बात है। बिल्कुल, देखिए प्रभु जी, हम कोशिश करते हैं जनता का सवाल लेने का और जनता हमारे बीच है, कुछ लोग हैं जो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आपका क्या सवाल है, आप पूछिए। सवाल मेरा यही है महागठबंधन के नेताओं से कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नियुक्ति की है, नियोजन की है, जिसमें जितने भी टेट और स्टेट अभ्यर्थी हैं सब बाहर रह गए हैं और उसमें अधिकांश शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा हुआ है। इस पर हमारे नेताओं का क्या कहना है? शिक्षक नियोजन का मामला एक और सवाल हम लेते हैं, एक सवाल दूसरी तरफ से लेते हैं। एक युवा है जो यहाँ से हाथ रेज कर रहे हैं। क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिए। सवाल है कि अब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो महंगाई कंट्रोल करने पर लगी थी कि हम महंगाई कंट्रोल कर देंगे। आज 16 माह हो गया लेकिन अभी तक महंगाई को 2 सवाल है प्रभु जी, 2 सवाल यानी कटघरे में दोनों है। शशि शोर इतना है कि हम आवाज नहीं सुन पा रहे हैं सही से। एक सवाल था जो जदयू के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, उनसे ये सवाल था कि जो शिक्षकों का नियोजन हुआ उसमें बड़ी तादाद में धांधली सामने आई जिसको सरकार सॉर्ट आउट नहीं कर सकी प्रभु जी। दूसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खेमे से था कि जो महंगाई को नियंत्रण करने का वादा किया था केंद्र की सरकार ने वो नहीं हो पाया। दोनों सवाल। दाल रोटी तक पर आफत हो गई। ललन पासवान जी, मुद्दा है चुनाव में दाल रोटी का आफत जो है, लोग पूछ रहे हैं। दाल रोटी का आफत का परिणाम 1.5 साल 9 महीना में बच्चा पैदा होता है और उस बच्चा से बच्चा पैदा होगा ऐसा नहीं होता। अभी साल भर हुआ है, साल भर, 1.5 साल नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी ने जो दुनिया में परचम लड़ाया विकास का, 15 साल लालू जी, 10 साल नीतीश कुमार जी, ललन पासवान कहीं विकास, दारू का बोतल, ललन पासवान नहीं, दारू का बोतल, अरे ललन पासवान नहीं, आप मुद्दे पर आइए। नगन चंद्र सिंह ये कह रहे थे अभी 9 महीने, अभी हमारा 1.5 साल हुआ है, अभी इंतजार करना पड़ेगा महंगाई कम करने के लिए। वो अपने बोले कि 9 महीना में बच्चा पैदा हो जाता है, तो 8 महीना में भी बच्चा पैदा होता है, 16 महीना हो गए। इनका कौन केंद्र सरकार का विकास इस देश में और बिहार में लागू हुआ? अभी जो बोल करके गए थे कि हम काला धन 100 दिन के अंदर ला देंगे और कोई काला धन नहीं आया। 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जाएंगे, 1 रुपया नहीं गया। अरे आप बेपटरी मत, जो किसानों को वादा किए थे, नगन चंद्र सिंह सवाल पे किसानों का समर्थन मूल्य 50% कहाँ है इस भी वादा? हमारे उल्टा गरीबों का इंदिरा आवास जो मिलता था उसमें 50% कटौती कर दी। नेताओं से और ही बात करें, मनरेगा में मजदूरों को रोजगार मिलता था समाप्त कर दिए। और तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अवसर में। आप देख रहे हैं सासाराम से हमारा सीधा प्रसारण।
दरअसल दो चीजें हमको यहाँ बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। एक तो गर्मी बहुत है यार, देखिए पसीने छूट रहे हैं हमारे, और दूसरा जो सियासी माहौल है उसमें तल्खी बहुत ज्यादा है। आप लगातार सुन रहे हो नारों का शोर, लेकिन हमने कहा जनता से कि शांत रहिए। लोग यहाँ के काफी अच्छे हैं, फिलहाल शांत हैं, और इनकी बात हम करने यहाँ पहुंचे हैं। इनसे ही बात करते हैं। शशि हमारे संवाददाता यहाँ मौजूद है। शशि, जनता का सवाल क्या है नेताओं से? जनता का सवाल, सीधा सवाल प्रभु जी, सीधा सवाल। हाँ, मेरा कहना है कि सासाराम की जो समस्या है, ये सबसे भारी अभी समस्या है, जल ही जीवन है। तो सीधे न्यूट्रल, कोई पार्टी का कोई पक्षधर नहीं, रातों रात सियासत बदल देने वाले ये तमाम नेता 24 घंटे में अगर कोई का पार्टी बदला है तो वो भी सांसद भाजपा के हैं। अगर समस्या क्या है? समस्या ये है कि पूरा शहर आज पानी के से त्रस्त है। चापाकल जितना गड़ा किसी भी दल के लोगों ने गड़ाया, वो कृष्णा सिंह ने गड़ाया या आपको विधायक जी ने गड़ाया, आधे से अधिक चापाकल फेल है और पूरा शहर जलमग्न है। आज गर्मी के दिनों में भी पानी लगा हुआ है। पेयजल बड़ी समस्या है प्रभु जी। पानी सबसे बड़ी समस्या। देखिए, धान का कटोरा माना जाता है, शहर की बात नहीं। रोहतास जिले के ग्रामीण इलाकों में, दरअसल यहाँ की पहचान, बिहार में सबसे ज्यादा धान चावल की खेती इसी रोहतास जिले में होती है। सबसे ज्यादा राइस मिल आपको यहीं पाए जाएंगे, लेकिन किसानों के खेत तक पानी पहुंच जाए इसका इंतजाम किसी ने नहीं कराया। उदाहरण हमने बताया दुर्गावती जलाशय परियोजना का, 4 दशक बाद भी वो पूरा नहीं हो पाया। पानी की बात जब लोग करते हैं, नहरों के आखिरी छोर तक पानी आज तक नहीं पहुंच पाया। नागेंद्र चंद्रवंशी जी, पानी के लिए यहाँ हर साल गोली चलती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पानी के लिए गोली नहीं चलती है यहाँ पर। बात करिए, दुर्गावती जलाशय जो हो पूरी तरह बारिश के ऊपर आधारित है। अरे हम दूसरा बारिश होगी और जो सोन उसमें जाएगी। बात कर रहे हैं। और भाई साहब ने अभी यहाँ चापाकल की बात करी है। हम दोनों बात कर रहे हैं। खेत तक पानी की बात नहीं, दोनों बात कर। हम शहर में पानी पीने के लिए नहीं, तो सभी कैनाल के माध्यम से अभी पानी सिंचाई के लिए किसानों को पहुंचाई जा रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। किसानों खेत तक पानी पहुंच रही है। थोड़ा पहले पहुंचे, बाद में पहुंचे, सब जगह पहुंच रही है। आप ही बोलिए। गलत नहीं कह रहे, लेकिन चंद्रवंशी जी, सब जगह नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल के दौरान ये इंश्योर किया है, इस पूरे 10 साल के शासन काल के दौरान, कि टेल एंड तक पानी जाए। कुछ हमारे ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, नौहट्टा हो, अधौरा हो, कैमूर जिले में दुर्गावती जलाशय का, जहां तक ललन पासवान जी बात कर रहे थे, ललन पासवान जी को ये मालूम भी नहीं होगा कि दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है वो किस प्रकार मीरा कुमार ने लड़कर चालू करवाया। अरे आप कहाँ बार-बार मीरा कुमार जानती है क्या? गाँव के क्या कर रहे थे 30 साल से? पिछले साल से क्या कर रहे थे? दुर्गावती के पानी के चौहदी देखा। आप नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं। पराजित तो मीरा कुमार भी हो गई, ये भी हुए। हाँ जी, पराजित ये भी हुए। क्यों ऐसी क्यों बात करें? टेल एंड तक पानी देखिए, यहाँ जो सोन अरे चलिए, आप नहीं चलिए, आप जनता से संतोष मिश्रा, आप जनता से आपने संतोष मिश्रा, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप कहते हैं टेल इंच तक पानी जाता है। जी, दुर्गावती की टेल इंच तक पानी जाता है। राजपुर आप बताइए, टेल इंच तक पानी जाता है। वही मैं कहना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट साथी, मैं प्रबोध जी अपनी बात नहीं कहता। मैं महागठबंधन की जो रैली पटना में हुई थी, मैं याद देना चाहता हूं प्रबोध जी, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि हम अभी तक 5 सालों में पानी 85% घरों तक पहुंचा सकेंगे। मैं पूछना चाहता हूं प्रबोध जी, आज आपसे भी, आप भी उस सभा में होंगे कि जब कांग्रेस की सरकार 65 सालों तक कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, मैं वही पूछना चाहता हूं, और नीतीश कुमार जी की सरकार रही, जब 65 सालों तक अब पानी नहीं पहुंचा सके तो 5 सालों में कैसे पानी पहुंचा देंगे, बिहार की जनता जानना चाहती है। और प्रबोध जी दूसरी बात प्रबोध जी, जिनकी चर्चा भाई दिनेश जी ने किया, जो हमारे वरीय साथी भी हैं, कि चापाकल विधायक और सांसद गलवाएं, अनुशंसा करता है विधायक और सांसद, प्रतिनिधि होता है,
सरकार अंग होता है और सरकार चापाकलों का करने का काम करता है। आज मैं वही बात बोल रहा हूं। करते हैं आप, उस शहर की बात कर रहे हैं, शहर की बात कर रहा हूं, 7.5 साल की बात कर रहा हूं। आप इसी सरकार में 7.5 साल तक शामिल थे। मैं इसीलिए मैं संघर्ष कर रहा हूं ना, इसी सरकार में रह रहा हूं और सरकार जब अपनी नीतियों सिद्धांतों से बढ़कर अफसरशाही जब हावी हुआ, याद होगा जब हम लोग मुख्यमंत्री से बात करने जाते थे तो बातें मुख्यमंत्री से नहीं होती थी, अधिकारियों से बात करने के लिए भेजा जाता था। अरे अरे उस दौरान वही बात कर रहा हूं प्रमोद जी, उस दौरान बीजेपी पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़ी थी। अनुशंसा प्रमोद जी करना हमारा काम है, प्रतिदिन अनुशंसा करता है, सरकारी तंत्र पानी मिल रहा है नहीं, पानी मिल रहा है या नहीं, ये देखने का काम नहीं है। पानी कहाँ से मिल पाएगा? तंत्र इनका फेल है, तंत्र विफल है। अरे ललन पासवान खुद सरकार कह रही है कि पानी नहीं मिल रहा है, पानी कहाँ से मिलेगा? प्रमोद भाई, मैं नहीं कहा, बिहार के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, अरे यार, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि आजादी के 67 वर्षों में बिहार के लोगों को मात्र 5% लोगों को पानी मिला है, पीने का पानी, स्वच्छ पानी, पीने का स्वच्छ पानी, यानी 95% बिहार के 11 करोड़ जनता आज भी फ्लोराइड की पानी गंधक पीता है और बिहार के सबसे ज्यादा रोगी। सासाराम के बगल में खिलनगंज चले जाइए, लखनऊ सराय चले जाइए, सासाराम में और बगल के चेनारी पहाड़ पर चले जाइए, आज भी चापाकल जो है जो हम गलवाए थे उसके बाद औरैया भुड़पुड़ा चापाकल नहीं गया। आज पीने का कौन जिम्मेवार है ललन पासवान जी इसके लिए? तंत्र जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। 7.5 साल इस सरकार में बीजेपी सहभागी रही है, उसकी हर उपलब्धि को अपने माथे लेने के तैयार है। आप उसकी विफलता तो आप नहीं लेंगे अपने माथे? नहीं, मैं क्यों नहीं लूंगा? जो तंत्र, देखिए मैंने पहले ही बोला कि जब नौकरशाहों का राज हो जाएगा, विधायक जो चपरासी बन जाएगा पानी पिलाने का, मुख्यमंत्री के एक निवास में जाने पर मुलाकात, हम विकास कहाँ ले करें? मुद्दे से बता रहे हैं। नहीं, हम विकास का, हम पानी कहाँ ले? अरे ये हम पानी देने का व्यवहार सरकार जो हुआ वही हुआ है। विकास के लिए पानी का विकास नहीं कर रहा पूछ रहे थे जो युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल। हमारा सवाल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जितने भी उम्मीदवार शुरू से लेकर आज तक जीतते आ रहे हैं, उन सभी से उनकी सत्ता भी रही है। हमारा यही सवाल है शिक्षा से जुड़ा हुआ और खेल से जुड़ा हुआ कि आज तक हमारे शहर सासाराम में एकमात्र महिला कॉलेज है जिसमें साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई आज तक क्यों नहीं चालू हुई? अच्छा सवाल। नीतीश कुमार अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहते हैं निश्चय में कि हम युवाओं को स्किल्ड कर देंगे। आप पढ़ा तो सकते नहीं, स्किल्ड कैसे करेंगे? बीजेपी कहती है कि हम युवाओं को स्किल्ड कर देंगे। 7.5 साल आप इसी सत्ता में साझेदार रहे हैं, आप क्या कर रहे थे? सवाल आपसे पहला, सरकार आपकी है। अब उन लोगों का चरित्र जो है सामने आ गया है। आपका चरित्र क्या है वो बता दीजिए। तो अच्छे थे, साथ छूटा तो हम खराब हो गए, हम विकास नहीं कर रहे हैं। तब तक वो वाहवाही लुट रहे थे कि हम सरकार में साथ थे तो विकास हुए, मान रहे हैं कि यहाँ महिला कॉलेज है। आपने नहीं ललन पासवान नहीं, नागपुर की तरह, जब यहाँ महिला कॉलेज है उसमें साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, उसमें कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती। आप क्या चाहते हैं? लड़कियां पढ़े इस तरीके से कि डिग्री हासिल हो और घर में जाकर बैठ जाए, शादी हो जाए, कोई काम नहीं। वैसा बात नहीं है प्रमोद जी। सुनिए, सारे कॉलेज में आप क्या सारे कॉलेज में सारे विषयों को पढ़ाई होती है, ये आप जान लीजिए। महिला कॉलेज अगर किसी को जानकारी के अभाव में बोल रहे हो वो अलग बात है। सभी कॉलेजों में सभी विषयों पर पढ़ाई हो रही है। ये मुंह से इसी तरह झूठा बात बोलना ये गलत बात है। सभी कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है, सभी कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है, सभी विषयों को पढ़ाई हो रही है। वही तो मैं बोल रहा था। कुछ टेक्निकल एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोल है इसकी। देखिए, कुछ ये बोलते हैं पढ़ाई होती है, वो बोलते नहीं होती पढ़ाई। आपके साथ अभी कॉलेज का चौहदी देखे हैं। चलिए, कुछ टेक्निकल कारणों के कारण कुछ ऐसे तकनीकी बातें हो सकती हैं कि जिसके कारण कॉमर्स और साइंस का फैकल्टी, क्योंकि महिला कॉलेज हमारे शहर के बीचों बीच है और वह पढ़ाई नहीं होती है। नहीं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उसके लिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी को एक पूरी तरीके से उनको निर्देशित किया गया है। नहीं जी,
नहीं हो रही है पढ़ाई, अभी तक नहीं हो रही है। कौन जिम्मेवार है ललन पासवान जी? देखिए मैं आपको बोला ना, बोला तो उनका करेजा फट रहा है। ये जगजीवन बाबू का धरती है, ये मीरा कुमार कह रही है एमपी थी, यहाँ कई लोग एमएलए एमपी बने, नेता बनाने के यहाँ के लोगों ने काम किया। 35 साल जगजीवन बाबू को जिताया, मीरा कुमार को 10 साल जिताया। महिला है, समाज से दलित रही है, लेकिन महिला परिवार से, एक महिला जो वर्ग होता है उस वर्ग से एक कॉलेज है। मैंने पहले कहा एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक कोई विश्वविद्यालय जो है शेरशाह कॉलेज। अरे आप ये बताइए ना यार, हमको ये बताइए, यहाँ जो हमको ये बताइए यार, ये तमाम जो अपयश हो सकता है, तमाम जो गलत काम हो सकता है, विफलता हो सकती है सरकार की, उसके लिए जेडीयू जिम्मेवार। और 7.5 साल आप रहे यहाँ पर, यहाँ विधायक बीजेपी के हैं, और उसके बावजूद अगर काम नहीं हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं। मैं काम हुआ है जहां लोग चाहा है, जहां का जनप्रतिनिधि काम करना चाहा वहां काम हुआ, और जहां नहीं होता तो ये मानते हैं कि यहाँ का जनप्रतिनिधि काम करना नहीं चाहिए? यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं, मैंने कहा मीरा कुमार रही, जगजीवन बाबू रहे, चाहिए नहीं कि यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, नहीं खुला। भारत सरकार के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्पीकर रही, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और महिला कॉलेज खुलाने से किसने रोका था? चलिए मुद्दे यहाँ और भी किसने रोका? हम तमाम लोगों के सवाल नहीं रोका। फिलहाल ब्रेक का समय चला, छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में। आप देख रहे हैं सासाराम से हमारा सीधा प्रसारण। दरअसल यहाँ पर समस्याओं का अंबार खड़ा नजर आता है। जब सासाराम के अंदर हम जाते हैं, सासाराम के भीतर झांकते हैं, हमको पता चलता है कि इस जिले में बिहार के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन सरकार ने, हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, तमाम सरकारें, सक्सेसिव सरकारों की बात कर रहे हैं, तमाम सरकारों ने इस पर पानी फेर दिया। रोहतासगढ़ का किला हो या शेरशाह सूरी का मकबरा हो, आप वहां चले जाए, आपको लगेगा कि स्वच्छ भारत अभियान कहीं समाप्त होता है तो वो शेरशाह सूरी के मकबरे के पास ही होता है। किसानों की हालत क्या है हम बता चुके हैं। पहाड़ में जाकर, कैमूर की पहाड़ी है, जाकर जरा देखिए वहां का दर्द क्या है। न पानी पहुंचता है, न सड़क है, न बिजली है। और इन्हीं समस्याओं के बीच जब चुनाव आता है तो जातीय गोलबंदी कर नेता वोट बटोर ले जाते हैं। तमाम ऐसी समस्याएं, तमाम ऐसी बातें हैं। हम चर्चा उन तमाम मुद्दों पर करना चाहते हैं जो सासाराम में मौजूद है, जो नेताओं के दावों में दब जाती है, छुप जाती है चुनाव के वक्त। शशि हमारे संवाददाता जनता के बीच मौजूद हैं। शशि, हम चाहेंगे जनता से एक दो सवाल, थोड़ा समय हमारे पास कमी है, समय बिल्कुल। देखिए प्रमोद जी, कई समस्याएं हमने ली है। एक समस्या जो किसानों से जुड़ी है, आप संक्षेप में सवाल पूछिए अपना। वर्तमान सरकार से मेरी समस्या ये है कि धान की खरीदारी हमारी 30 अप्रैल तक होती थी, लेकिन इस बार घटा के उसको 30 मार्च तक ही कर दिया गया। आखिर सरकार को धान खरीदनी नहीं थी तो अधिप्राप्ति क्यों की? एक और सवाल प्रमोद जी, शशि, यहाँ पर हम, ये अहम सवाल है, ये धान का कटोरा माना जाता है। हम यहाँ पर और लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या 1660 रुपया इस बार धान का दाम मिला लोगों को? आपकी सरकार, सहकारिता मंत्री यहीं के जय कुमार सिंह, एक और कद्दावर मंत्री राज्य सरकार में रामधनी सिंह यहीं के फिलहाल आपके साथ छोड़ के चले गए, और आप धान का दाम नहीं दिलवा पाए लोगों को। अधिप्राप्ति के बारे में बता देना चाहता हूं। सबसे पहले जो पहला सवाल था, 30 मार्च को धान की अधिप्राप्ति किसने बंद कराई? नरेंद्र मोदी ने बंद कराई। भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी हुई थी, जी हाँ, इस सच्चाई को स्वीकार। हमारे पास समय कमी है, एकदम ललन पासवान नहीं, ललन पासवान नहीं, हमारे पास समय कमी है, संतोष जी हमारे पास समय कमी है जी। इस बात को मत कहिए।
देखिए धान की अधिप्राप्ति का सच से मुंह मत मोड़िए, एक्सटेंशन नहीं मिला। मुंह मत मोड़िए, आप दोनों की बात करिए, जो भी कसूरवार है उसके बारे में देखिए मैं बोल रहा हूँ, राज्य सरकार को धान की अधिप्राप्ति के लिए एक्सटेंशन नहीं मिला। जो एक्सटेंशन आप पूछ सकते हैं। राजस्वराज, धान की खरीदारी के लिए कसूरवार कौन है? प्रबोध जी, मैं बता दूं कि धान की खरीदारी के सवाल पर सदन में भी हमने सवाल खड़ा किया था जी, और रोहतास जिला की बात सिर्फ सासाराम की बात नहीं है, ये विक्रमगंज मंडल हो, काराकाट हो या अन्य पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ। किसानों की न तो धान की खरीदारी हो सकी। कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है। आपका क्या जिम्मेवार है? नीतीश कुमार जी जिम्मेवार है। अरे पाप का भाग, आप क्या कर रहे थे? अरे आप क्या कर रहे थे? केंद्र में सरकार आपकी थी, आपकी केंद्र में सरकार थी। खरीदारी होती थी, किसानों की खरीदारी होती थी और नहीं सुनने के घर देखिए किसानों की धान की खरीदारी हुई है, सैकड़ों किसानों की। अरे आज उनका पैसा भी यहाँ दबाए हुए है। और 30 सेकंड खरीदा जा रहा है। आज की कोई बात नहीं है कि आज धान खरीदारी नहीं हुई। पूरे कैमूर में 600 करोड़ का आपको करहगर में पूरे धान का 200 ये करहगर ब्लॉक से 2000 क्विंटल धान गायब हो गया, भूसी मिला। राजपुर से अरे किसानों की बात करिए, हम जानते हैं यहाँ धान है तो धान घोटाला भी यहाँ है, चावल घोटाला भी यहाँ है। सुनिए, और यहाँ 600 करोड़ का घोटाला हुआ चावल का, और आज नहीं 10 से 15 साल से धान की खरीदारी नहीं हो रही है। बिचौलिए खरीद ले जाते हैं। 900 रुपये 800 रुपये से ज्यादा धान खरीदाने का, धान जब खरीदाना चाहिए धान नहीं खरीदाता। नागेंद्र चंद्रवंशी जी, आखिर में आपसे जवाब जानना चाहेंगे, क्यों धान की खरीदारी नहीं होती? जो धान के सवाल पर इन्होंने जो सवाल खड़ा किया है, निश्चित रूप से इनमें कोई किसी प्रकार की कोई भावना से ग्रसित होकर हम बात नहीं कर रहे। केंद्र सरकार को धान का समर्थन मूल्य देने का अधिकार है, समर्थन मूल्य तय करती है केंद्र सरकार, रेट तय करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा 30 मार्च को ही अधिप्राप्ति का ये 30 मार्च से पहले 1660 रुपया मिला लोगों को। क्या बताइए, सरकार द्वारा कहीं 1660 से कम का पैसा दिया गया है, पेमेंट हुआ है, ये बताइए। लोगों को मिला कि नहीं? लोगों को नहीं मिला, इसका कहीं न कहीं शुमार है। किसके अंदर में है? किसके अंदर? फर्जी रसीद लिया गया, अध्यक्ष नहीं थे, सरकार पेमेंट की है। सरकार इनकी और आपकी और क्या कर रही थी? सरकार हमारे खरीदा, माल भी नहीं मिला, माल भी नहीं मिला। और सुनील कुमार का मैनेजर था और कल्याणपुर का कल्याण विकास कराने वाला धर्मेंद्र कुमार जिसमें लूट के ले गया। ये तस्वीर है यहाँ की, 700 करोड़ लूट के ले गया। चुनाव लड़ा जाएगा, पूरा का पूरा पैसा। जनता के मुद्दे जो है वो वाकई चुनाव में कहीं नजर नहीं आते। आज पॉलिटिशियन लाए भी क्यों? जब जाति पर, जब धर्म पर वोट मिल जाता है तो जनता के मुद्दे चुनाव के समय मौजूद हो भी तो क्यों? इसके पिछले साल हम तो जनता को ये कहने आए हैं कि जो भी समस्या है और उसमें जो भी कसूरवार है उसका फैसला इसी लोकतंत्र के महापर्व में कर लीजिए। फिलहाल सासाराम की धरती से हमारा चुनावी चौसर यही समाप्त होता है। कल मिलते हैं गया में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।